बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। सूरजपुर बहुत सुंदर और शांत गांव था। सुबह होते ही सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती और पूरा गांव सुनहरे रंग में चमक उठता। गांव के लोग बहुत मेहनती और सीधे सादे थे। कोई खेतों में काम करता, कोई पशुओं की देखभाल करता और बच्चे तालाब के पास खेलते। लेकिन इस गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल भी था। उस जंगल के बारे में कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं और कभी कभी अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। इसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत समझदार लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के माता पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। मैं अकेला ही गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हालांकि वो गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। हर सुबह वो जल्दी उठता, जंगल जाता और लकड़ियां काटकर उन्हें गांव में बेचता। उसी से उसका गुजारा चलता था। आज मुझे ज्यादा लकड़ियां काटनी होंगी। घर में आटा भी खत्म हो गया है। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव के मुखिया मिलते हैं। अब मुखिया का नाम था धर्मदास। अरे अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, जंगल जा रहा हूं, लकड़ियां काटनी है, तभी तो आज का खाना बनेगा। मुखिया अचानक गंभीर हो जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं जैसे कोई सुन न रहा हो। अर्जुन, जरा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। क्या बात है मुखिया जी? ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने धीरे से बोल रहे हो? पिछले 2 दिनों से जंगल के रास्ते में कुछ अजनबी लोग घूम रहे हैं। उनके इरादे ठीक नहीं लगते। हाँ, कुछ लोगों ने बताया कि वो राह चलते लोगों को डराकर उनका सामान ले लेते हैं। शायद ठग हैं। अर्जुन थोड़ी देर सोचता है, फिर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। अगर वो सच में ठग हैं, तो आज उन्हें भी किसी से मिलने का मौका मिल जाएगा। क्या मतलब? मतलब आज उन्हें पता चल जाएगा कि इस गांव में सिर्फ भोले लोग ही नहीं रहते। मुखिया हल्का सा मुस्कुराते हैं। सावधान रहना बेटा, ठग चालाक होते हैं। ठीक है मुखिया जी, लेकिन चालाक लोगों को भी उनसे ज्यादा चालाक कोई मिल जाता है। यह कहकर अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है और जंगल की तरफ बढ़ जाता है। मुखिया उसे जाते हुए देखते हैं और मन ही मन कहते हैं, लगता है आज जंगल में कोई नई कहानी बनने वाली है। जंगल का रास्ता लंबा और शांत था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन धीरे धीरे जंगल के अंदर पहुंच गया और लकड़ियां काटने लगा। काफी देर मेहनत करने के बाद उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांध लिया। तभी उसकी नजर पास के पेड़ पर पड़ी। वहां मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था। अरे कितना बड़ा छत्ता है! उधर जंगल के दूसरे रास्ते पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे 4 आदमी बैठे हुए थे। चारों के चेहरे पर चालाकी साफ दिख रही थी। उनके कपड़े धूल से भरे थे और उनकी आंखें हर आने जाने वाले रास्ते को ध्यान से देख रही थीं। ये चारों साधारण आदमी नहीं थे, ये थे 4 ठग। उनके नाम थे रघु, गोपाल, सोनू और भीमा। ये चारों गांव घूमते थे और भोले लोगों को डराकर उनका सामान छीन लेते थे। बरगद के नीचे बैठे बैठे वो अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे। दोस्तों, कई दिनों से हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही। हाँ, पिछले गांव में भी कोई हाथ नहीं लगा। सब लोग बहुत सतर्क हो गए हैं। लेकिन आज किस्मत जरूर बदलेगी। यह जंगल का रास्ता है। यहां से गुजरने वाले लोग अक्सर अकेले होते हैं।
और अकेला आदमी हमारे लिए सबसे आसान शिकार होता है। तभी अचानक सोनू की नजर दूर रास्ते पर पड़ती है। रुको, उधर देखो, कोई दिखाई दे रहा है, कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। बाकी तीनों भी उस दिशा में देखने लगते हैं। दूर जंगल के रास्ते से एक लड़का धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसके कंधे पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था और हाथ में कुल्हाड़ी। अरे वाह, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। देखो तो सही, छोटा सा लड़का है और इतना बड़ा गट्ठर उठाए हुए है। और सबसे बड़ी बात, वो अकेला है। चारों ठग धीरे धीरे हंसने लगते हैं। आज तो हमारा दिन बन गया। लेकिन तभी रघु थोड़ी देर तक उस लड़के को ध्यान से देखने लगता है। लेकिन एक बात अजीब है। अजीब? इसमें क्या अजीब है? रघु, इतना छोटा लड़का और इतनी भारी लकड़ियां, फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं है। कुछ पल के लिए चारों ठग चुप हो जाते हैं। अरे रघु, तू भी ना, वो बस एक गरीब लड़का है और गरीब लोग सबसे आसान शिकार होते हैं। ठीक है, आज देखते हैं यह लड़का कितना भोला है। फिर वह धीरे से योजना बताता है। हम चारों अलग अलग जगह खड़े होंगे। हर कोई उसे अलग बात कहेगा ताकि वो डर जाए, और जब वो डर जाएगा तो अपना गट्ठर खुद ही हमें दे देगा। चारों ठग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर से हंसने लगते हैं। चारों ठग अपनी योजना के अनुसार अलग अलग जगह खड़े हो गए। सबसे पहले रास्ते में गोपाल खड़ा था। वो ऐसे खड़ा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही देर में अर्जुन वहां पहुंच गया। उसके कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। अरे बच्चे, जरा रुको। अर्जुन रुकता है और शांत नजरों से उसकी तरफ देखता है। क्या हुआ? गोपाल लकड़ियों को ध्यान से देखने का नाटक करता है, जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। तुम्हें पता है तुम अपने कंधे पर क्या उठाकर ले जा रहे हो? लकड़ियां हैं। और क्या? गोपाल अचानक पीछे हट जाता है। नहीं, ये लकड़ियां नहीं है, ये तो जंगल के भूतों की हड्डियां हैं। वो चारों तरफ देखने लगता है जैसे उससे सच में डर लग रहा हो। अगर इन्हें घर ले गए तो रात को भूत तुम्हारे घर आ जाएगा। अर्जुन कुछ पल उसे देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, अगर मेरी मानो तो इन्हें यहीं फेंक दो। अर्जुन बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। गोपाल धीरे से मुस्कुराता है। पहला डर तो मैंने इसमें डाल ही दिया। अब बाकी का काम आगे के 3 लोग करेंगे। थोड़ी दूर आगे सोनू खड़ा था। वो रास्ते के किनारे पत्थर पर बैठा था। जैसे ही अर्जुन उसके पास से गुजरता है, अरे लड़के, जरा रुको। क्या हुआ? सोनू लकड़ियों को देखकर चौंकने का नाटक करता है। तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? ये लकड़ियां नहीं है, ये शापित पेड़ की टहनियां हैं। शापित? हाँ, जिस घर में ये जाती है वहां मुसीबत ही मुसीबत आती है। अब अर्जुन थोड़ा समझने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, बाकी बात है, पहले वाले आदमी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन वो बाहर से डरने का नाटक करता है। सच में? क्या बात कर रहे हो? अगर जान बचानी है तो इन्हें कहीं दूर फेंक दो। अर्जुन चुपचाप आगे बढ़ जाता है। पीछे खड़ा सोनू मुस्कुराता है। अब तो यह जरूर डर गया होगा। थोड़ी दूर आगे रास्ते के मोड़ पर भीम खड़ा था। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचता है, अरे बेटा, जरा रुको। अब क्या हुआ? भीम लकड़ियों को देखता है और अचानक घबरा जाता है। हे भगवान, क्या हुआ? तुम यह लकड़ियां कहां ले जा रहे हो? गांव जा रहा हूं। और कहां? भीम घबराकर पीछे हट जाता है। अगर ये लकड़ियां तुम गांव ले गए तो तुम्हारे घर में भूत आ जाएगा। अब अर्जुन को पूरी बात समझ आ जाती है। लगता है ये तीनों आपस में मिले हुए हैं और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मेरी मानो
तो इन्हें यहीं छोड़ दो। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। अब रास्ते के आखिर में रघु खड़ा था। मैं चारों में सबसे चालाक था। जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचता है, रुको बेटा, मैंने सब सुन लिया है। क्या सुना आपने? ये लकड़ियां बहुत खतरनाक हैं, तो मैं क्या करूं? रघु थोड़ा सोचने का नाटक करता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कैसे? मैं ये लकड़ियां ले जाता हूं ताकि तुम्हें कोई नुकसान न हो। अर्जुन डरने का नाटक करता है। सच में ये खतरनाक है। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। अर्जुन थोड़ा सोचने का नाटक करता है, फिर धीरे से बोलता है, ठीक है, आप इन्हें ले जाइए, लेकिन मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मैं बहुत मेहनत से इन्हें यहां तक लेकर आया हूं और मेरे घर में राशन भी खत्म हो चुका है, ताकि मैं कुछ इससे राशन खरीद सकूं। रघु तुरंत जेब से पैसे निकालता है। ये लो पैसे। अर्जुन पैसे लेकर गट्ठर उसे दे देता है, लेकिन जाते जाते वो हल्का सा मुस्कुराता है। रघु को लगा कि उसने लड़के को बेवकूफ बना दिया है, लेकिन असल में अर्जुन को सब समझ आ चुका था। चारों ठग जंगल के अंदर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। आज तो बड़ा आसान शिकार मिला। वो लड़का कितना बेवकूफ था, डर के मारे तुरंत गत्थर दे गया। मैंने कहा था न, मेरी योजना कभी फेल नहीं होती। रघु, आज तो तूने कमाल कर दिया। उस लड़के को ऐसा डराया कि उसने खुद ही गट्ठर दे दिया, और इतने कम पैसों में हमें वो लकड़ी का गट्ठर मिल गया। अरे ये तो मेरी पुरानी चाल है। भोले लोगों को डराओ और उनका सामान ले लो। चलो अब देखते हैं इसमें कैसी लकड़ियां हैं। सोनू रस्सी खोलता है। जैसे ही गट्ठर खुलता है, धभाम, लकड़ियां एक तरफ गिरती हैं और उनके बीच से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकल आते हैं। कुछ पत्थर सीधे ठगों के पैरों पर गिरते हैं। आह, यह क्या है? ये लकड़ियां नहीं है। अरे ये तो पत्थर है। कुछ पल के लिए जंगल में सन्नाटा छा जाता है। चारों ठग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो गया। ये कैसे हो सकता है? सच में ये तो पत्थर है। मतलब उस लड़के ने हमें बेवकूफ बना दिया। अरे, और हमने उसे पैसे भी दे दिए। चारों के चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। अब धीरे धीरे उन्हें पूरी बात समझ आने लगती है। अब समझ में आया, वो लड़का इतना भी भोला नहीं था। हाँ, उसने जानबूझकर लकड़ियों के बीच पत्थर रखे होंगे ताकि हम उसे लेकर खुश हो जाएं। उसने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। चारों ठग अब बहुत गुस्से में थे। उनकी चाल उल्टी पड़ गई थी। उस लड़के ने हमारे पैसे भी ले लिए और हमें पत्थर दे गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमें उसका बदला लेना होगा। रघु की आंखों में गुस्सा चमक रहा था। वो मुट्ठी बांधकर बोलता है, आज उसने हमें बेवकूफ बनाया है, लेकिन याद रखना, हम उससे इस बात का बदला जरूर लेंगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के से वो बदला लेने की सोच रहे हैं, वो लड़का उनसे कई कदम आगे सोच चुका है। उधर जंगल के रास्ते से चलते हुए अर्जुन धीरे धीरे अपने गांव सूरजपुर पहुंच जाता है। उसके कंधे पर फिर से लकड़ियों का गट्ठर था। शाम होने लगी थी और गांव के चौपाल के पास कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचता है, धर्मदास मुखिया और कुछ गांव वाले उसे देख लेते हैं। अरे अर्जुन बेटा, तुम आ गए। हाँ मुखिया जी, आज जंगल में सब ठीक रहा ना? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है। ठीक तो रहा, लेकिन आज जंगल में कुछ अजीब हुआ। यह सुनकर गांव वाले उत्सुक हो जाते हैं। अजीब क्या हुआ? अर्जुन चौपाल के पास बैठ जाता है और धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाने लगता है। जब मैं जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था, तब रास्ते में मुझे 4 अजनबी आदमी मिले। पहले एक आदमी मिला। उसने मुझे रोककर कहा कि ये लकड़ियां नहीं, भूतों की हड्डियां हैं। गांव वाले
हल्का हंसने लगते हैं। फिर थोड़ा आगे गया तो दूसरा आदमी मिला। उसने कहा कि ये श्रापित पेड़ की टहनियां हैं। फिर तीसरा आदमी मिला। उसने कहा कि अगर मैं इन्हें घर ले गया तो मेरे घर में भूत आ जाएगा। अब गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर क्या हुआ? फिर चौथा आदमी मिला। उसने कहा कि वो मेरी मदद कर सकता है और लकड़ियां ले जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। अर्जुन, तुम तो बहुत चतुर निकले। तुमने उन ठगों को अच्छा सबक सिखाया। लेकिन तभी एक गांव वाला अचानक कुछ सोचकर पूछता है, अरे अर्जुन, एक बात समझ में नहीं आई। क्या तुम तो कह रहे हो कि तुमने अपनी लकियां उन्हें दे दी थी, तो फिर ये लकियां कहां से आईं? चौपाल पर बैठे सभी लोग अचानक चुप हो जाते हैं। सबकी नजर अब अर्जुन पर थी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है। असल में जब पहला ठग मुझे मिला था तभी मुझे समझ आ गया था कि ये लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। मैं थोड़ा आगे गया और चुपके से अपनी असली लकड़ियां जंगल की झाड़ियों में छुपा दी। फिर मैंने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उनके बीच बड़े बड़े पत्थर रख दिए। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब सबको समझ में आने लगता है, मतलब तुमने उन्हें पत्थरों का गट्ठर दे दिया और ऊपर से उनके पैसे भी ले लिए। वाह बेटा, तू तो बड़ा चतुर निकला। आज उन ठगों को पता चल गया होगा कि सूरजपुर के लोग इतने भोले नहीं हैं। अर्जुन, आज तुमने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को उन ठगों से बचा लिया। अर्जुन मुस्कुराता है। उसी पेड़ के नीचे चारों ठग खड़े थे। उनके सामने जमीन पर बिखरे हुए थे पत्थर, वही पत्थर जिनके बदले उन्होंने अपने पैसे दे दिए थे। चारों के चेहरे गुस्से से लाल हो चुके थे। अरे ये क्या हो गया? मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि हम इतने बड़े मूर्ख बन गए। इतने सालों से हम लोगों को बेवकूफ बनाते आए हैं, लेकिन आज एक छोटे से लड़के ने हमें ही बेवकूफ बना दिया। अगर दूसरे गांव में किसी को यह बात पता चल गई तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। राघु अब तक चुप खड़ा था। वह धीरे धीरे जमीन पर पड़े पत्थरों को देख रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई खतरनाक योजना बन रही हो। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उस लड़के ने आज हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है, तो अब क्या करेंगे? एक छोटे से बच्चे की वजह से आज हमें इतना परेशान होना पड़ रहा है। रघु ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। अब हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन कैसे? रघु मुस्कुराया। वो मुस्कान बहुत चालाक और खतरनाक थी। आज रात हम उसके घर जाएंगे। क्या? घर जाएंगे? और फिर उसका सारा सामान उठा लेंगे। उसकी लकड़ियां, उसका राशन, उसकी कुल्हाड़ी, सब कुछ। चारों ठग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह पूरी बातचीत कोई और भी सुन रहा था। असल में वो कोई और नहीं, अर्जुन का दोस्त कर्ण था। जैसे ही उसने ठगों की बातें सुनी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो ये लोग आज रात अर्जुन के घर आने वाले हैं। वो कुछ देर सोचने लगा, फिर उसके चेहरे पर शरारती चमक आ गई। लगता है आज इन्हें एक और सबक सिखाना पड़ेगा। करण तेजी से गांव की तरफ लौटने लगा। जंगल का रास्ता अंधेरा होने लगा था। पेड़ों की छाया जमीन पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी, लेकिन करण बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। उसके दिमाग में एक नई योजना तैयार हो चुकी थी। अरे करण, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे अर्जुन, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। करण धीरे धीरे सारी बात बताने लगता है। अच्छा, तो यह बात है, आज रात वो मेरे घर आने वाले हैं।
अब इन्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो दौड़कर गांव वालों के पास चले जाते हैं, जहां मुखिया, धर्मदास और गांव वाले चौपाल पर बैठे हुए होते हैं। क्या हुआ बेटा? ऐसे दौड़ते दौड़ते क्यों आ रहे हो? अर्जुन उन्हें सारी बातें अच्छे से समझाता है। क्या कहा? वो ठग आज रात यहाँ आने वाले हैं। हाँ, और इस बार वो चोरी करने आएंगे। कुछ पल के लिए चौपाल पर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक मुखिया मुस्कुराने लगे। अगर ऐसा है तो इस बार हम भी तैयार रहेंगे। हाँ मुखिया जी, और मेरे पास एक योजना भी है। बताओ बेटा, क्या योजना है? अर्जुन धीरे धीरे अपनी पूरी योजना बताता है। योजना सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। गांव के घरों की रोशनी एक एक करके बुझने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव सोया हुआ लगने लगा, लेकिन असल में कई लोग जाग रहे थे। सबको पता था कि आज रात कुछ खास होने वाला है। अर्जुन की झोपड़ी के अंदर एक खास जाल लगा दिया गया था और गांव वाले पास ही छुप कर इंतजार कर रहे थे। आधी रात के करीब चारों ठग धीरे धीरे गांव में घुसते हैं। वो बहुत सावधानी से चल रहे थे। धीरे चलो, कोई जाग न जाए। उस लड़के की झोपड़ी सामने ही है। चारों ठग धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। अरे दरवाजा तो खुला ही है। लगता है किस्मत आज फिर हमारे साथ है। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, ऊपर से एक बड़ा जाल गिर जाता है। चारों ठग उसी में बुरी तरह फंस जाते हैं। अरे यह क्या हो गया? मुझे बाहर निकालो। तभी अचानक अंदर आते हैं अर्जुन, मुखिया, धर्मदास और पूरा गांव। चारों ठग जाल में फंसे हुए थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। जब तुम लोगों ने मुझे जंगल में डराने की कोशिश की थी, तब भी मैं तुम्हें छोड़ सकता था, लेकिन जब तुम मेरे गांव को नुकसान पहुंचाने आए, तब मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ा। चारों ठग सिर झुका लेते हैं। चारों ठग जाल में फंसे हुए थे। उनके चेहरे शर्म और डर से झुके हुए थे। गांव के लोग उन्हें गुस्से और हैरानी से देख रहे थे। मुखिया धर्मदास आगे बढ़े और बोले, तुम लोगों ने बहुत सालों तक लोगों को डराकर उनका सामान लूटा है, लेकिन आज तुम गलत जगह आ गए हो। ठगों में से रघु धीरे से बोलता है, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। गोपाल, सोनू और भीमा भी शर्मिंदा नजर आ रहे थे। हमने सोचा था कि यह भी किसी और गांव की तरह आसान शिकार होगा, लेकिन आज हमें समझ आ गया कि हम गलत थे। गांव के कुछ लोग गुस्से में बोलने लगे, इन्हें सीधा सजा मिलनी चाहिए। कई लोगों का सामान इन्होंने लूटा होगा। लेकिन तभी अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, रुकिए। सबकी नजर अर्जुन पर चली गई। अर्जुन धीरे से बोला, सजा देना जरूरी है, लेकिन कभी कभी एक सबक जिंदगी भर के लिए काफी होता है। ठग चुपचाप अर्जुन की बात सुन रहे थे। अर्जुन फिर बोला, आज तुम लोग पकड़े गए हो। अगर चाहें तो गांव वाले तुम्हें सिपाहियों के हवाले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम सच में अपनी गलती समझ गए हो तो एक मौका दिया जा सकता है। चारों ठग तुरंत बोले, हाँ, हमें एक मौका दे दो। हम दोबारा कभी किसी को नहीं सताएंगे। मुखिया, धर्मदास कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने गांव वालों की तरफ देखा। गांव वाले भी धीरे धीरे शांत हो गए। मुखिया बोले, ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। ठग घबराकर बोले, कौन सी शर्त? कल सुबह तुम चारों पूरे गांव के सामने माफी मांगोगे और यह वादा करोगे कि आज के बाद कभी किसी को डराकर उसका सामान नहीं लोगे। चारों ठग तुरंत मान गए। हाँ, हम वादा करते हैं। गांव वालों ने जाल हटा दिया। ठग धीरे धीरे बाहर निकले।
उन्होंने अर्जुन और गांव वालों की तरफ शर्मिंदा नजरों से देखा। रघु ने धीरे से कहा, आज तुमने हमें सिर्फ हराया नहीं, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी दिया है। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। चारों ठग सबके सामने खड़े थे। रघु ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने लोगों को डराकर गलत काम किया। आज से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बाकी तीनों ने भी माफी मांगी। गांव के लोग उन्हें देख रहे थे। अब उनके चेहरों पर गुस्सा कम और संतोष ज्यादा था। मुखिया धर्मदास ने कहा, याद रखना, ईमानदारी और मेहनत से जीना ही सबसे बड़ा रास्ता है। उस दिन के बाद वे चारों ठग वहां से चले गए। कहते हैं कि उन्होंने सच में अपनी जिंदगी बदल ली और सूरजपुर गांव में लोग आज भी उस दिन की कहानी सुनाते हैं, जब एक समझदार लड़के अर्जुन ने अपनी बुद्धि से 4 ठगों को हरा दिया था और पूरे गांव को बचा लिया था। तब से लोग एक बात जरूर कहते हैं, कभी भी किसी को कमजोर या बेवकूफ समझकर उससे धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सामने वाला इंसान हमसे ज्यादा समझदार होता है।